हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर थर्ड में हम लोग हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पार्ट थर्ड में आज हम लोग इस चैप्टर के पहुंच चुके हैं और आज हम लोग जो है मेजर बात करेंगे ग्रासलैंड्स को लेकर। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को लेकर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में बात करी है, टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, हमने फॉरेस्ट की कुछ बात की है, इंडिया में कौन कौन से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, जो हमारे चैंपियन एंड सेट की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 16 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, उन लोगों की बात अभी तक हम लोग जो है इस लेक्चर में, इस चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है स्पेसिफिकली बात करेंगे, थोड़ा सा डिफॉरेस्टेशन को लेकर बात करेंगे, फॉरेस्ट का ही एक पार्ट है बचा हुआ थोड़ा सा वो, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रासलैंड्स को लेकर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उनको भी कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो वो लोग भी प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो उनसे भी मिस ना हो। ठीक है, और बाकी पूरा का पूरा जो इस कोर्स का फुल कोर्स है, यानी कि जिसमें आप लोगों को वीडियोस के साथ साथ नोट्स और क्विजेस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग उसको परचेस कर सकते हैं, उसमें एनरोल कर सकते हैं। और जो हमारा वेब ऐप है, ठीक है, ओकुल का जो वेब ऐप है, वो किस तरीके से इंस्टॉल करना है उसको लेकर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दिया हुआ है, वहां पर समझाया गया है कि वेब ऐप को आप लोग किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल ब्राउजर में। तो उसको भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर लीजिए, सो दैट कि फिर हम आप लोगों को कुछ नोटिफिकेशन वगैरह, कुछ भी अपडेट्स हमारी तरफ से होंगे तो वो हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपने बुक की तरफ। देखिए, हम लोग पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिफॉरेस्टेशन को लेकर, उसके बाद फिर जो है हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, industrialization, mining operations and use of wood for domestic and other purposes have caused heavy depletion of forest। ठीक है, कि हम जो पेड़ों को काट रहे हैं, मतलब इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से काट रहे हैं। ठीक है, और किसके लिए काट रहे हैं? अर्बनाइजेशन के लिए, यानी कि शहरीकरण के लिए हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, माइनिंग ऑपरेशंस जो हो रहा है उनके लिए, और जो लकड़ी का इस्तेमाल है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए और अदर पर्पज़ के लिए, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेड़ों को ज़्यादा काट रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से उनकी कटाई चल रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ओवर ग्रेजिंग भी इसका एक कारण है। ठीक है, एग्रीकल्चर कारण है, इंडस्ट्री कारण है, फ्यूल वुड के लिए जो लकड़ी काटी जा रही है वो भी इसका कारण है, और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो भी इसके एक कारण है। ठीक है, आइए इन्हीं को थोड़ा बहुत आगे जाके डिटेल में हम लोग समझते हैं। कॉजेज, सबसे पहला जो कॉज दिया गया है दैट इज योर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हम लोगों ने कल के लेक्चर में भी बात की थी। इसको मैंने आपको बताया था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, और इसको झूम कल्टीवेशन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज झूम कल्टीवेशन। इसमें क्या है, आप लोगों को पता है कि इन दिस प्रैक्टिस अ पैच ऑफ लैंड इज क्लियर। ठीक है, कोई पैच ऑफ लैंड है उसको क्लियर किया जाता है, वहां पर वेजिटेशन को जलाया जाता है, एंड द एश इज मिक्स्ड विद द सॉइल, दस एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, एंड दिस पैच ऑफ लैंड इज यूज्ड फॉर रेजिंग क्रॉप्स फॉर 2 to 3 years। यानी कि फिर उस जगह को जो सफाई करके, जहां पर ऐश वगैरह से जो है वो मिट्टी में मिलाया गया है जिससे न्यूट्रिएंट्स ऐड हुए हैं, तो उस जगह पे जो है 2 से 3 साल तक खेती की जाती है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और जो वहां पर यील्ड होती है, जो पैदावार है, वो मॉडेस्ट है। मॉडेस्ट मतलब आप कह सकते हैं कि लो टू मॉडरेट के आसपास। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, यील्ड जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, इसके बाद इस एरिया को छोड़ दिया जाता है, एंड द इज लेफ्ट टू रिकवर इट्स फर्टिलिटी, और उसको अपनी फर्टिलिटी रिकवर करने के लिए जो है छोड़ दिया जाता है, एंड द सेम प्रैक्टिस इज रिपीटेड एल्सवेयर ऑन अ फ्रेश पीस ऑफ लैंड। और उसके बाद किसी दूसरी जगह फ्रेश पीस पे जाया जाता है लैंड के, और वहां पर फिर से यही पूरी की पूरी जो एक्टिविटीज है वो दोबारा से की जाती है। ठीक, all that is required for this method of cultivation is a set of simple tools and not high level of mechanization। इसमें काफ़ी सिंपल टूल्स वगैरह की जो है रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको जो है स्पेशली हम लोगों ने कल बात की थी कि जो नोमैड्स वगैरह होते हैं, जो नोमैड्स होते हैं या जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, वो इस तरीके की एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये हमें पता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, लार्ज डैम्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, लेइंग डाउन ऑफ रेलवेज एंड रोड्स आर नॉट ओनली एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। ये सारी की सारी चीज़ें बेनिफिशियल तो है ही हैं, कि अगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सेटअप हो रहे हैं,
उनके लिए लार्ज डैम्स वगैरह बन रहे हैं, रेलवे लाइंस, नई रेलवे लाइंस बन रही हैं, रोड्स बन रही हैं, तो ये एक्सट्रीमली बेनिफिशियल तो है, लेकिन दे आर ऑल्सो लिंक्ड विद सीवियर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इनकी वजह से क्या है कि आपको पता है कि रेलवे लाइन अगर बन रही है, ठीक है, या रोड्स बन रही है, या बहुत बड़े एरिया में अगर डैम बन रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए, तो वहां पर क्या होगा कि जो वहां का लोकल एनवायरनमेंट है वो उससे काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। क्योंकि एक पहली चीज तो ये है कि आपको काफी ज्यादा जमीन चाहिए, ठीक है, आपको रेलवे लाइन अगर बनानी है, अगर कोई डैम बनाना है तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए, तो यानी कि वहां की जो लैंड है उसका असर पड़ेगा और वहां का जो फॉरेस्ट है वो भी काटना पड़ेगा, तो डिफॉरेस्टेशन इससे भी होगा, ठीक है। मैनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स रिक्वायर इमेंस डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इसके बाद फ्यूल रिक्वायरमेंट्स है, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फायरवुड with ever growing population increases greater pressure on the forest which results in increased intensity of deforestation, ठीक है। कि जनरली गांव वगैरह में हम लोगों ने देखा है कि जो आज भी एक हम कह सकते हैं कि फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो किससे पूरी होती है, जो फायरवुड है उससे, लकड़ी जला के ही वहां पर अभी भी खाना बनाया जाता है। जो ईंधन है, ठीक है, जो ईंधन है वो आज भी क्या है, फायरवुड, यानी कि फ्यूल जो लकड़ी है वही है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि तब भी जो पेड़ वगैरह जो है वो काटे जाते हैं ताकि इस तरीके की जो लकड़ी वगैरह है वो ली जाए सके। इसको बेसिकली हम कह सकते हैं जो जलावन के लिए यूज होने वाली लकड़ी है वो है ये, ठीक है, जलावन के लिए जो लकड़ी यूज होती है, दिस इज दैट, ओके। चलिए आगे देखते हैं रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। वुड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल बाय वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग पेपर, प्लाईवुड, फर्नीचर, मैच स्टिक्स, बॉक्सेस, क्रेट्स, पैकिंग केसेस एक्सेट्रा। कल भी मैंने आप लोगों को बात बताया था, रॉ मटेरियल रिक्वायर मतलब जो हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब हो गया ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके लिए रॉ मटेरियल जो है वो फॉरेस्ट से आता है, ठीक है। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया है, मैंने आपको कल भी बताया था, पल्प एंड पेपर की इंडस्ट्री है, प्लाईवुड बनाने की इंडस्ट्री है, फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, मैच स्टिक्स मतलब जो माचिस होती है वो, उसके बॉक्सेस हो गया, क्रेट्स होते हैं जो लकड़ी के, पैकिंग केसेस, ये सब बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज ऑल्सो ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट, जैसे कि ड्रग्स, सेंट्स एंड परफ्यूम्स, रेजिन, गम्स, वैक्सेस, टर्पेंटाइन, लेटेक्स एंड रबर, टेनिन, ठीक है। ये वर्ड जो आपकी बुक में आप देखेंगे तो टेनिस लिखा हुआ है, यहाँ पर बीच में एन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये टेनिन वर्ड है, ठीक है। टेनिन बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली लेदर की टैनिंग करने के लिए यूज करते हैं, फोटोग्राफी में ये यूज होता है, डाइंग में ये यूज होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सिमिलरली एल्केलॉइड्स भी आपका एक नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बेसिकली हमारी ड्रग्स में जैसे कि मॉर्फिन, क्विनीन, उनमें यूज होता है, ठीक। बीज वैक्स बेसिकली जो है ये शाइनिंग मटेरियल के तौर पे यूज होता है, ठीक है, शाइनिंग सब्सटेंस या आप कह सकते हैं कि शाइनी लुक देने के लिए यूज होता है, शाइनिंग लुक। और ये कहां पर यूज होता है, जैसे कि लिप बाम है, लिप ग्लॉस है, मॉइस्चराइजर्स है। कॉस्मेटिक्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे आई शेडो, ब्लश, आई लाइनर, इनमें सब यूज होता है, ठीक है। मुस्टैच वैक्स जो होता है वहां पर ये यूज होता है बी वैक्स बहुत ज्यादा, तो ये शाइनिंग लुक देने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो इस तरीके की रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है वो भी हमें कहां से मिलती है, पेड़ों से ही मिलती है, ठीक है, ट्रीज से ही मिलती है। तो इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट की वजह से क्या है कि जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उस पर काफी ज्यादा क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। एंड देयर अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सप्लॉयटेशन फॉर वेरियस अदर रॉ मटेरियल्स इज द मेन कॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। और इनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और अनरेस्ट्रिक्टेड तरीके से हो रहा है, ठीक, और इनके लिए और कुछ और रॉ मटेरियल्स भी हैं, दिस इज द मेन कॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो क्या कर रहा है, डिग्रेड हो रहा है, ठीक। इसके बाद कुछ अदर कॉजेज भी दिए गए हैं, ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग, एग्रीकल्चर, जैसे कि हम कह सकते हैं बैड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वगैरह, उसके से माइनिंग से हो सकता है, अर्बनाइजेशन, फ्लड, फायर, पेस्ट, डिजीजेस, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज। तो आप एक बात को समझ के चलिए, मतलब ये सबको अगर हम एक कॉमन वर्ड में बताएं तो जहां पर भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, ठीक है, जहां पर हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज अगर हम कह सकते हैं कि अनरेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज है, ठीक है, अनरेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज जहां पर भी होंगी, फॉरेस्ट के केस में अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो वहां पर हमारा जो है वो डिफॉरेस्टेशन होगा ही होगा, ठीक है, अनरेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है ना। इस पूरे के पूरे को जो आप है वो एक वर्ड में आप समराइज कर सकते हैं कि अनरेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज जहां पर भी हो रही हैं वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारा डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक। चलिए इसके कुछ इफेक्ट्स देख लेते हैं कि इफेक्ट किस तरीके से होता है। क्लोज्ड फॉरेस्ट बेस्ड ऑन कैनोपी लेवल, ठीक है, या कैनोपी कवर आप कह सकते हैं। क्लोज्ड फॉरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि कैनोपी के आधार पर जिसकी कैनोपी डेंसिटी जो है वो मोर देन 70% होती है, दैट इज नोन एज योर क्लोज्ड फॉरेस्ट, ठीक है। कैनोपी डेंसिटी क्या होती है, कैनोपी क्या होता है, जैसे ये पेड़ है,
इस तरीके का पेड़ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका जो ये वाला रीजन है, दिस इज नोन एज इट्स कैनोपी, ठीक है। और कैनोपी डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, मान लीजिए इसका अगर हम इस तरफ को देखिए, ये इसकी कैनोपी हो गई ग्रीन कलर की, ठीक। इसका अगर हम लोग नीचे यहां जो इसकी जमीन है पूरा का पूरा जितने में ये पेड़ खड़ा हुआ है, इस तरीके से अगर हम इसका पूरा का पूरा लैंड का एरिया लें, ठीक है, समझ पाए आप, पूरा का पूरा लैंड का एरिया लें और उसमें से ये देखें कि मतलब पूरा का पूरा फॉरेस्टेड एरिया को अगर हम कंसिडर करें और उसमें हम ये देखें कि ये जो ट्री कवर है, इसकी जो कैनोपी है वो कितना एरिया ले रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर समझाऊं, मान लीजिए ये पूरा का पूरा कोई फॉरेस्ट का एरिया है, ठीक है। इसमें ये ऐसे करके जो है ट्रीज के कैनोपी का प्रोजेक्शन एरिया है, ठीक, जो ये ऊपर का एरिया यहां पर बन रहा है उसका प्रोजेक्शन नीचे इस तरीके से। तो इस एरिया को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरीके से कलर्ड एरिया, ठीक है, तो ये पूरे के पूरे एरिया का अगर 70% से ज्यादा है तो वहां पर हम कहेंगे कि वो फॉरेस्ट किस तरीके का है, इट्स अ क्लोज्ड फॉरेस्ट। और इससे अगर कम है तो दैट इज वो होगा ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारी ISFR की जो रिपोर्ट होती है, दैट इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वहां पर ये सारी चीजें बहुत डिटेल में दी गई हैं, विच इज अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय FSI, दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये रिपोर्ट के बारे में भी आगे जाके हम लोग बात करेंगे। और इस रिपोर्ट को हम लोगों ने अपने ही चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया हुआ है। जो 2019 की लेटेस्ट रिपोर्ट है वो अपने आप में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। तो उस सीरीज को भी, उस कोर्स को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वीडियो सीरीज उसकी जो पूरी की पूरी 10 वीडियोज़ है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। ISFR 2019 करके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक, आपको उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी जाके आप लोग अगर चाहे तो वो जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है उसको फॉलो कर सकते हैं। 10 वीडियोस में काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोगों ने वो रिपोर्ट कवर करी हुई है, ठीक है। तो वहां पर आपको फॉरेस्ट से संबंधित जितने भी टर्म्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आपको वहां पर समझ में आ जाएंगी और पढ़ने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे क्या लिखा गया ये देखते हैं कि क्लोज्ड फॉरेस्ट हैव बीन डिमिनिश्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन लीडिंग टू इंक्रीज इन द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ठीक है। कि जो क्लोज्ड फॉरेस्ट है उनका क्या हो रहा है, वो कम हो रहे हैं, दे आर बीइंग डिमिनिश्ड। क्यों हो रहे हैं डिमिनिश्ड? ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। और इनसे क्या हो रहा है कि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उनका बढ़ रहा है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट क्या काम आते हैं? फॉरेस्ट रिसाइकिल मॉइस्चर फ्रॉम सॉइल इनटू देयर इमीडिएट एटमॉस्फेयर बाय ट्रांसपायरेशन वेयर इट अगेन प्रेसिपिटेट्स एज रेन, ठीक है। फॉरेस्ट क्या करते हैं, देखिए पानी जो है बारिश के फॉर्म में आता है और वो पानी कहाँ जाएगा, वो मिट्टी में जाएगा नीचे, ठीक है। जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर के फॉर्म में रहेगा। अब वो मॉइस्चर जो है, जो प्लांट है वो प्लांट क्या करेगा, उस मॉइस्चर को, जमीन का मॉइस्चर जो है वो रूट से अपनी उठाएगा और उसके पूरे के पूरे बॉडी में, प्लांट की जो बॉडी है उसमें वो ट्रांसपोर्ट होगा और उसके बाद उसके पत्तों से क्या है वो बाहर निकलेगा इन दी फॉर्म ऑफ, जैसे कि हमारी बॉडी से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है हीट का, ठीक है। मतलब इवेपोरेशन होता है, उसमें हीट के फॉर्म में जो हमारी बॉडी से मॉइस्चर वगैरह वो भी बाहर निकलता है। तो सिमिलरली प्लांट्स की बॉडी से भी जो चीज निकलती है दैट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन, उसको बोला जाता है ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन से क्या हो रहा है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सॉइल का मॉइस्चर है वो थ्रू दी प्लांट्स कहां चला गया, एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में वो जाएगा तो एटमॉस्फेयर में क्या बढ़ रहा है, मॉइस्चर बढ़ रहा है और उसी से फिर क्या होगा, कुछ समय के बाद प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो इसलिए भी जो है फॉरेस्ट का होना या प्लांट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आगे दिया गया है कि डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन एन इमीडिएट लोवरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल एंड इन लॉन्ग टर्म रिडक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का कैसे रिडक्शन होगा ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर प्लांट वगैरह नहीं होंगे तो ट्रांसपायरेशन कम होगा और ट्रांसपायरेशन कम होगा तो प्रेसिपिटेशन भी अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर प्लांट्स वगैरह नहीं होंगे या डिफॉरेस्टेशन होगा, फॉरेस्ट अगर कम होंगे तो उससे जो हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होगा कि सरफेस रन ऑफ है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और प्लांट में जो है, जो मतलब जो जमीन है उसके अंदर पानी कम जा पाएगा, तो इससे जो वाटर लेवल है हमारा, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा। हमने कल के पार्ट में भी एक चीज बात करी थी कि प्लांट्स के होने से फायदा क्या होता है, ठीक है, कि जो प्लांट्स की रूट्स हैं उससे क्या फायदा होता है। एक तो जो है सॉइल की पोरोसिटी बनी रहती है, पोरोसिटी अगर बनी रहेगी तो क्या होगा कि ज्यादा पानी इन्फिल्ट्रेट करेगा। हमने बात की थी कि वो सॉइल के कॉम्पैक्शन को रिड्यूस करता है, यानी कि जो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है अगर वो कम हो जाए और सॉइल जो है वो डेंस हो जाए, दैट इज नोन एज सॉइल कॉम्पैक्शन। और अगर सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो उससे उसके थ्रू पानी कम जा पाएगा और वो सरफेस रन ऑफ के थ्रू पानी बह जाएगा। तो उससे बेसिकली क्या है कि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्लांट वगैरह का होना जो है, फॉरेस्ट का होना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो बना रहे, ठीक है।
ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन दिस नेचुरल यूज साइकिल इज ब्रोकन एंड द वाटर इज लॉस्ट थ्रू रैपिड रन ऑफ। वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मच ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज इन इंडिया इज बीइंग कैरिड आउट इन द फॉरेस्ट रीजन, द ऑब्वियस रिजल्ट इज डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। जो फॉरेस्टेड एरियाज में माइनिंग एक्टिविटीज होती है, जो खदान वगैरह का काम होता है, उससे भी काफी ज्यादा क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और सॉइल इरोजन भी हो रहा है। अंडरग्राउंड माइनिंग हैज आल्सो सिग्निफिकेंटली डिन्यूडेड फॉरेस्ट एज टिम्बर इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग द रूफ्स ऑफ द माइन गैलरीज, ठीक है। कि जो अंडरग्राउंड माइनिंग हो रही है, यानी कि जो जमीन से अंदर माइनिंग हो रही है, उससे भी फॉरेस्ट वगैरह को काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जो टिम्बर वगैरह है, मतलब जो लकड़ी वगैरह है, उसका यूज किस लिए किया जाता है कि जो गैलरीज होती है, माइन की जो गैलरीज होती है, उनकी छत को सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो जैसे मान लीजिए अंदर तो खुदाई कर दी है, अब वो उसकी जो छत है वो नीचे गिर ना जाए, उसके लिए क्या है कि वहां पर सपोर्ट दिया जाता है टिम्बर से ही। इसीलिए भी बेसिकली अंडरग्राउंड माइनिंग में भी लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, उसके लिए भी पेड़ वगैरह को काटा जा रहा है, ठीक। A large number of abandoned mines are lying in bad shape and are under extensive gully erosion leading to degradation of the habitat, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ अबेंडेंट माइंस, यानी कि ये इस तरीके की माइंस है जहां पर पहले माइनिंग की जाती थी, लेकिन आज की डेट में इनको क्या कर दिया गया है, खाली छोड़ दिया गया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर काफी ज्यादा गली इरोजन हो रहा है, और गली इरोजन से क्या हो रहा है कि जो हैबिटेट है वहां का डिग्रेडेशन भी हो रहा है, ठीक है। गली इरोजन का मतलब क्या होता है, गली इरोजन का मतलब आपको पता है कि जैसे सॉइल इरोजन होता है, सरफेस में इरोजन होता है, उसके बाद अगर वो थोड़ा ज्यादा लेवल पर हो तो उसको बोला जाता है रिल्स इरोजन, शीट इरोजन, और वो बहुत बड़े अगर लेवल पर हो रहा है तो गलीज इरोजन होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो चंबल का रीजन है, ठीक है, वहां पर जो रिवाइंस बने हुए हैं, ठीक है, जिसको बीहड़ बोला जाता है, बीहड़, ठीक है, तो वहां पर जो वो है दैट इज द कॉज ऑफ गली इरोजन। गली इरोजन जब बहुत ज्यादा लेवल पर हो जाता है तो वहां पर बन जाती है जो लैंड दैट इज नोन एज रिवाइंस, ठीक है, रिवाइंस, या फिर उसको बोला जाता है बैड लैंड, ठीक है, दैट इज नोन एज बैड लैंड। और ये बेसिकली हम लोगों को पता है जो हमारा चंबल रीजन है वहां पर इस तरीके की लैंड काफी देखने को मिलती है, ठीक है। जो इस जगह से संबंधित है, जो यहाँ के आसपास के लोग हैं या जो इस रीजन में कभी ट्रैवल किए हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि ये बैड लैंड या रिवाइंस किस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स दी बायोटा एंड नेबरिंग इकोसिस्टम, सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन, ऑल्टरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर चैनल्स एंड पॉल्यूशन एंड स्कार्स। स्कार्स का मतलब है कि चीजें जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। बायोटा का मतलब है जो बायोटिक यहाँ के प्लांट एंड एनिमल लाइफ है उसको भी असर पड़ रहा है, ठीक है। सॉइल इरोजन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर चैनल जो है उनमें ऑल्टरेशन आ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और चीजों का कमी हो रही है, स्कार्स हो रहा है, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट योर डिफॉरेस्टेशन। चलिए आगे देखते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। ग्रासलैंड आपको वर्ड से ही पता लग रहा है, ऐसी जमीन जहां पर ग्रास उगती है, यानी कि घास। अब ये पेड़ पौधे नहीं है, ये ग्रास है, ठीक है। ग्रास एक अलग लेवल है, ये ध्यान रखना है आपको कि अगर हम पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं, तो ग्रास उनसे अलग है, ठीक। ग्रासलैंड कहां पर पाया जाता है, ये देखिए, ग्रासलैंड्स आर फाउंड वेयर रेनफॉल इज अबाउट 25 to 75 सेंटीमीटर पर ईयर, नॉट इनफ टू सपोर्ट अ फॉरेस्ट बट मोर देन दैट ऑफ अ ट्रू डेजर्ट, ठीक है। यानी कि डेजर्ट का मतलब क्या है, डेजर्ट में तो बिल्कुल भी बारिश बहुत कम होगी, बारिश बहुत कम होगी, और वहां पर तो जो प्लांटेशन है वो बहुत ही कम दिखाई देगा, ठीक है। तो यानी कि प्लांटेशन जहां पर बहुत कम है, डेजर्ट से थोड़ा सा ज्यादा बारिश वहां पर होती है, और जहां पर फॉरेस्ट से थोड़ा कम होती है, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या है कि फिर फुल्ली ग्रोन ट्रीज वगैरह होते हैं, उन दोनों के बीच का जो एरिया है जहां पर बारिश उन दोनों से बीच में होती है, यानी कि फॉरेस्ट से कम और डेजर्ट से ज्यादा 25 से 75 सेंटीमीटर सालाना, वहां पर पाए जाते हैं ग्रासलैंड्स, ठीक। टिपिकल ग्रासलैंड्स आर वेजिटेशन फॉर्मेशंस दैट आर जनरली फाउंड इन द टेम्परेट क्लाइमेट्स, और जनरली टेम्परेट क्लाइमेट्स में ये पाए जाते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में हमें पता है कि क्या होता है, बारिश थोड़ा सा ज्यादा होती है, तो वहां पर ये नहीं पाए जाते। इंडिया में कहां पर पाए जाते हैं, दे आर मेनली फाउंड इन दी हाई हिमालयाज, एंड द रेस्ट ऑफ इंडियाज ग्रासलैंड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ स्टेपीज एंड सवानास, ठीक है। स्टेपीज और सवानास क्या है देख लीजिए। द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टेपीज एंड सवानास इज दैट ऑल दी फॉरेज, फॉरेज का मतलब होता है जनरली फॉडर, क्योंकि घास से क्या होगा, चारा ही बनेगा, घास को आप और मैं तो खाएंगे नहीं, ठीक है। तो घास को जो फॉडर है दैट इज इन दी स्टेपीज प्रोवाइडेड ओनली ड्यूरिंग अ ब्रीफ वेट सीजन। जो स्टेपी में होगा वो कब होगा, ब्रीफ वेट सीजन, यानी कि जिस समय पानी वगैरह ज्यादा होगा उस समय, और वो छोटा सीजन होगा, ब्रीफ होगा, ठीक। वेयर एज इन दी सवानाज the forage is largely from grasses that not only grow during the wet season but also from the smaller amount of regrowth in the dry season। तो आप समझ सकते हैं स्टेपी में सिर्फ और सिर्फ वेट सीजन में ग्रोथ हो रही है, जबकि सवाना की अगर हम बात करें तो यहां पर वेट के साथ साथ ड्राई में भी थोड़ा बहुत ग्रोथ हो रही है। स्टेपी फॉर्मेशंस अकर लार्ज एरियाज ऑफ सैंडी एंड सैलाइन सॉइल, ठीक है। जहां पर सैंडी सॉइल और सैलाइन सॉइल होगी वहां पर हमारा स्टेपी फॉर्मेशन होगा। इन वेस्टर्न राजस्थान where the climate is semi-arid, average rainfall is less than 200 mm a year, with a dry climate of 10 to 11 months and a large variation in rainfall। वहां पर क्या हो रहा है, स्टेपी फॉर्मेशन, ठीक। The soil is always exposed
समटाइम्स रॉकी बट मोर ऑफन सैंडी विद फिक्स्ड और मोबाइल ड्यून्स, क्योंकि हमें पता है कि डेजर्ट में क्या बनते हैं, सैंड ड्यून्स, ठीक है। और ये सैंड ड्यून्स फिक्स भी हो सकते हैं, ये मूवेबल भी हो सकते हैं, मोबाइल भी हो सकते हैं, ठीक। फॉरेज इज अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग अ ब्रीफ वेट सीजन, तो ये किस तरीके का है, दिस इज योर स्टेपी, ठीक। दूसरा है यहां पर, अच्छा इसी के बारे में और यहां पर चीज दी गई है, द ग्रास लेयर इज स्पार्स, जो ग्रास की लेयर है वो कैसी होगी, कम होगी, एंड कंसिस्ट मेनली ऑफ एनुअल ग्रास स्पीशीज। एनुअल ग्रास स्पीशीज का मतलब है कि ग्रास स्पीशीज सालाना नहीं होंगी, पेरिनियल नहीं होंगी, कभी कभी होंगी, साल में एक बार। इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान वेयर द रेनफॉल इज अबाउट 500 mm पर ईयर, 500 mm पर ईयर का मतलब हो गया 50 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। एंड द सीजन इज ऑफ 6 to 8 months, जहां पर जो ड्राई सीजन है वो 6 से 8 महीने का है, यानी कि स्टेपी वाले से थोड़ा कम है, तो वहां पर हमारा ड्राई सवाना ग्रेजिंग इकोसिस्टम हैव बीन डेवलप्ड, ठीक है। तो ये आपका है सवाना की बात जो यहां पर की जा रही है, ठीक है, क्योंकि ड्राई सीजन की बात है, यानी कि ड्राई सीजन में भी हो रहा है, तो दैट इज सवाना। और सिर्फ वेट सीजन में जो होता है थोड़ा कम टाइम के लिए, वो कितना है, स्टेपी, क्योंकि उसमें जो आपका ड्राई सीजन दिया गया है वो 10 से 11 महीने का, तो यहां पर ड्राई सीजन ही है, ठीक है, 10 से 11 महीने का। और यहां पर क्या दिया गया है कि ड्राई सीजन जो है वो थोड़ा सा कम है, 6 से 8 महीने का ड्राई सीजन है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 से 6 महीने का क्या होगा, वेट सीजन हो, तो यहां पर होगा सवाना, ठीक। इसके बाद द लाइट शेड कास्ट बाय द स्पार्स पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज लाइक खेजरी, आप बुक में देखेंगे तो आपकी बुक में ये खेतरी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज नॉट खेतरी, इट इज खेजरी, ठीक है, टी है, जे है ये। इट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ द ग्रासेस, अब यहां पर इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यह है कि जो खेजरी ट्री होते हैं, ठीक है, उनकी हालांकि पॉपुलेशन जो है वो काफी कम है, लेकिन वो जो ट्री होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रासेस को शेड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब छाया प्रोवाइड करते हैं, उससे क्या है कि जो ग्रासेस है वो ग्रो करती है, यानी कि इस तरीके की जो छाया प्रोवाइड की जाती है बाय द खेजरी ट्रीज, इट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ द ग्रासेस, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स की। यहां पर भी थोड़ा सा करेक्शन आप लोग बुक में कीजिएगा कि बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। वहां पर आप लोगों की बुक में ये चीज लिखी गई है 6 टाइप, ठीक है, 6 नहीं है, करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज 5 टाइप्स, ठीक है। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं दिस इज फ्रॉम दी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स वगैरह आती है वहां पर से है ये, ठीक है, तो मैं कोई अपने आप नहीं बोल रहा हूं, 5 टाइप की है, उसमें बेसिकली जो बुक में आप लोगों के दिया होगा उसमें एक कॉम्बिनेशन करके 6 करा हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल पर वो बुक भी लिखी गई है, जो मैंने पहले भी पढ़ के देखी थी, और मुझे अभी जब हम थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि उस बुक में भी जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा कंटेंट उतना ज़्यादा रिलायबल एज सच नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन चीज़ों का भी जो मैं छोटी छोटी बातें आप लोगों को इस कोर्स में भी बता रहा हूँ और कोर्सेज में बताता रहता हूँ करेक्ट करने के लिए, तो प्लीज़ अपनी बुक्स में भी करेक्ट करते रहिएगा। वो सिर्फ 5 टाइप्स है, 6 टाइप्स नहीं है, ठीक है। और वो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, इस मैप में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। थोड़ा सा मैप उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट दिस इज द बेस्ट मैप आई कैन गेट इन द इंटरनेट, ठीक है। अगर जरूरत होगी तो आप इस लोग मैप से काम चला सकते हैं, अदरवाइज मैं आप लोगों को एक मैप इस तरीके का बना के आई विल प्रोवाइड इट टू यू, ठीक है। ये 5 टाइप कौन कौन से ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज सेहिमा डाइकेंथियम, डाइकेंथियम कैंचरस लेचरस लेसिरस, फ्रेगमेटाइज सेकेरम इम्पेरेटा, थेमिडा एरुंडिनेला एंड टेम्परेट अल्पाइन, ठीक है। ये नाम थोड़ा सा टिपिकल है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है सच आपको, आप देख सकते हैं सेहिमा डाइकेंथियम, ये कुछ साइंटिफिक नेम है, ठीक है। सेहिमा डाइकेंथियम जो है वो आपका ये वाला रीजन है पूरा का पूरा, ठीक। इसके बाद जो दूसरा रीजन है दैट इज योर डाइकेंथियम कैंसरस लेसरस, ये आपका ये वाला रीजन है, ठीक है। ये कलर आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, ये पहला वाला भी डाइकेंथियम से सेहिमा डाइकेंथियम में है। इसके बाद जो तीसरा दैट इज फ्रेगमेटिस सेकेरम एंड इम्पेरेटा, वो आपका जो ये लाइट वाला कलर है ये वाला है, ठीक है, दिस ये वाला रीजन, और यहां पर जो थोड़ा सा रीजन दिख रहा है ये वाला। इसके बाद जो अगला है दैट इज योर थेमिडा एरुंडिनेला, ये आपका ये डार्क पोर्शन है ये वाला है, डार्क ग्रे सा पोर्शन जो दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक। और इसके बाद जो आपको ये लास्ट कलर दिख रहा है दैट इज योर टेम्परेट अल्पाइन, वो आपको यहाँ पर जो थोड़ा सा ये ऊपर के रीजन में दिख रहा है ये वाला है, ठीक है। तो ये 5 ही टाइप के हैं, 6 टाइप के नहीं है बुक में, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और इस मैप की अगर आप लोगों को जरूरत होगी तो मुझे बताइएगा, मैं फिर आप लोगों को ये मैप बना के दे दूंगा, अदरवाइज आप इससे भी काम चला सकते हैं, काफी क्लैरिटी इस मैप में भी है, ठीक है। आप एक प्लेन मैप लेके इसको पूरा का पूरा इस तरीके से मार्क करके नाम आप लोग मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इन नाम को थोड़ा सा हम लोग मतलब कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा सिंपल वे में पढ़ते हैं। यहाँ पर 4 टाइप के बारे में बुक में डिस्कस किया गया है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है सेमी एरिड जोन। सेमी एरिड जोन इट कवर्स द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ गुजरात, राजस्थान एक्सक्लूडिंग द अरावलीज, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड पंजाब। द टोपोग्राफी इज ब्रोकन अप बाय हिल स्पर्स एंड सैंड ड्यून्स। तो ये कौन सा वाला है जो सेमी एरिड है आपका, वो ये येलो कलर वाला है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं चाहे तो आप लोगों के लिए इसमें लिख भी देता हूँ, दिस इज योर सेमी एरिड। अगर आप इसको कॉमन नेम में देखना चाहें तो दिस इज सेमी एरिड, दैट इज योर डाइकेंथियम कैंचरस लेसिरस, दिस इज योर सेमी एरिड। ठीक, इसके बाद अगला देखिए, अगला है ड्राई सब ह्यूमिड जोन। इट कवर्स द होल ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया एक्सेप्ट द नीलगिरीज। ठीक है, हालांकि इस मैप में सच आपको नहीं दिख रहा है कि एक्सेप्ट द नीलगिरीज, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं, दिस इज दिस वन। ठीक है, क्या नाम है इसका, दिस इज योर ड्राई सब ह्यूमिड जोन। ठीक है, दिस इज योर ड्राई सब ह्यूमिड जोन, दैट इज सेहिमा डाइकेंथेरस, ड्राई सब ह्यूमिड। ठीक, इसके बाद जो अगला है वो भी आप देखिए क्या है, अगला यहां पर दिया गया है मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन। इट कवर्स द गंगा एल्यूवियल प्लेन इन नॉर्दर्न इंडिया, द टोपोग्राफी इज लेवल, लो लाइंग एंड इल ड्रेन्ड। ठीक है, मॉइस्ट सब ह्यूमिड, ये आपका कौन सा वाला है, दिस वन, दिस इज योर मॉइस्ट सब ह्यूमिड। ठीक है, दिस इज मॉइस्ट सब ह्यूमिड। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट वाला दैट इज योर थर्मिडा एरेंडिनेला, ये आपका ये वाला है, दिस इज ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स, इज एक्सटेंड्स दी ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स एंड मॉइस्ट सब ह्यूमिड एरियाज ऑफ असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको बिल्कुल यहां पर साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है, ये मोस्टली आपका ये वाला है, ये जो डार्क वाला रीजन है ये वाला है। ठीक है, ये जो आपका देखेंगे मेजर आप ये वाला रीजन है, दिस इज योर माउंटेन ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स। ठीक है, दिस वन इज योर ह्यूमिड माउंटेन। ठीक है, और ये लास्ट वाला तो आप लोगों को साफ साफ नाम दिख ही रहा है, दिस इज योर टेम्परेट अल्पाइन ह्यूमिड माउंटेन। ठीक है, ह्यूमिड माउंटेन आपका ये वाला हो गया, और जो टेम्परेट अल्पाइन है वो आपका ये वाला जो आपको यहाँ पर छोटा सा रीजन दिख रहा है, दिस ब्लू कलर वन, दिस इज योर टेम्परेट अल्पाइन। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अच्छा यहां पर एक लास्ट लाइन और लिखी गई है, द सवाना इज डिराइव्ड फ्रॉम द ह्यूमिड फॉरेस्ट ऑन द अकाउंट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड शीप ग्रेजिंग। ठीक है, जो ह्यूमिड फॉरेस्ट है वहां पर क्या है कि हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, शीप ग्रेजिंग जो होती है मतलब जो भेड़ वगैरह चराए जाते हैं, वहां से भी क्या है कि सवाना इज डिराइव्ड होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रासलैंड्स की हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रासलैंड की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। इंडिया टीम्स विद एनिमल्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस फ्रॉम दी बफेलोज एंड शीप एंड देयर आर मिलियंस ऑफ देम। यानी कि इंडिया में बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, हर शेप के हर साइज के एनिमल्स हैं, बफेलोज यानी कि भैंसें यहाँ पर है, शीप भी यहाँ पर है, और इनका जो नंबर है वो भी काफी ज्यादा है। द लाइफ स्टॉक वेल्थ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंडियन लाइफ। जो लाइफ स्टॉक वेल्थ है यानी कि जो हमारे ये जानवरों की हमारे पास संख्या है, ये हमारी एक इंडियन लाइफ में जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल, ड्राउट पावर, न्यूट्रिशन एंड रॉ मटेरियल फॉर विलेज इंडस्ट्री। जो विलेज इंडस्ट्रीज में ज्यादातर जो यूज है वो इन्हीं से किया जाता है। जैसे आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह आपको सामान ट्रांसपोर्ट करना है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश प्रोडक्ट हो, वो आप इन एनिमल्स के जरिए करेंगे। आपको पता है कि खेतों में आप लोग क्या कर रहे हैं, जो हल वगैरह चलाते हैं, ठीक है, वो भी कौन चलाता है, बैल वगैरह से चलाए जाते हैं। तो जनरली जो ड्राउट पावर है वो भी यही है, न्यूट्रिशन भी आपको इन्हीं से मिलेगा, रॉ मटेरियल भी आपको इन्हीं से मिलेगा। तो लाइव स्टॉक वेल्थ जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ओनली 13 मिलियन हेक्टेयर्स इन दी कंट्री आर क्लासिफाइड एज परमानेंट ग्रेजिंग लैंड। सिर्फ और सिर्फ 13 मिलियन हेक्टेयर ही जो है वो परमानेंट ग्रेजिंग लैंड है। उसमें से भी दे एग्जिस्ट इन अ हाईली डिग्रेडेड स्टेट। तो इसमें से भी जो ये 13 मिलियन है इसकी भी हालत काफी खराब है। ठीक है, डिग्रेडेड एरिया कंडीशन में यह है। ग्रासलैंड बायोम्स आर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी डोमेस्टिकेटेड एंड वाइल्ड हर्बीवोर्स। क्योंकि ग्रासलैंड बायोम्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहां से जो घास वगैरह आएगी, जो वहां से फॉडर वगैरह आएगा, उसी से हमारे जो हर्बीवोर्स हैं, चाहे वो वाइल्ड हर्बीवोर्स हैं चाहे डोमेस्टिकेटेड हर्बीवोर्स हैं, वो वहीं से अपना खाना उनको मिलेगा। अगर ये चीज ग्रासलैंड को अगर नुकसान पहुंचता है तो आप समझ सकते हैं। अब आप खुद इसका एग्जांपल समझिए, जिन लोगों के पास मतलब जो अगर कोई गांव वगैरह से संबंधित है तो वो मेरी बात से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, शहर वाले शायद उतने अच्छे से ना कर पाए। ठीक है, वैसे तो समझ जाएंगे लेकिन उतने अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका गांव में आप लोगों के पास कोई गाय वगैरह है, ठीक है, गाय भैंस वगैरह आप लोगों के पास है, तो उसको क्या खिलाएंगे आप, चारा खिलाएंगे। ठीक है, तो चारा खिलाने के लिए आप लोगों को घास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर घास मान लीजिए नहीं है तो क्या खिलाएंगे गाय बछड़ियों को, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें, और आप लोग तो समझदार हैं ही, तो इस तरीके की चीज़ों का नुकसान आप और हम तो जनरली नहीं करते हैं। वैसे हमने समझा कि कौन कौन चीज़ें हैं जो इनको नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, इसके बाद 2 इस तरीके के इंस्टीट्यूट जो है वो बनाए गए हैं जो रिसर्च का काम करते हैं ग्रासलैंड्स को लेकर। दैट इज इंडियन ग्रासलैंड्स एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट झांसी एंड सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज पॉपुलरली नोन एज काजरी। ठीक है, ये जोधपुर में बनाया गया है। इसमें क्या है कि ग्रासलैंड संबंधित रिसर्च एक्टिविटीज यहां पर की जाती है। ठीक, इसके बाद इंपैक्ट देख लेते हैं, ग्रेजिंग के क्या इंपैक्ट है। ग्रेजिंग मतलब जो एनिमल्स चरते हैं, ठीक है, उसका क्या इंपैक्ट है। ड्यू टू हैवी ग्रेजिंग प्रेशर
द क्वालिटी ऑफ ग्रासलैंड्स डिटोरिएट्स रैपिडली। इससे क्या हो रहा है कि जो ग्रासलैंड्स की क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो एकदम से मतलब काफी जल्दी क्या हो रहा है, वो डिटोरिएट हो रही है, कम हो रही है। द मल्च कवर ऑफ द सॉइल रिड्यूसेस। ये मल्च कवर का मतलब होता है, मल्च इज अ काइंड ऑफ बेसिकली एक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई कवरिंग की जाती है, कोई मटेरियल जो है वो सॉइल के ऊपर डाला जाता है, ठीक है। और ऐसा क्यों डाला जाता है, सब मतलब जो टॉप सरफेस होता है उसके ऊपर क्यों डाला जाता है, इसलिए डाला जाता है उसको बचाने के लिए, इसलिए डाला जाता है ताकि सॉइल इरोजन जो है वो कम हो सके, जो सॉइल है वो कॉम्पैक्शन उसका कम हो सके, ठीक है, और उसमें जो है मॉइस्चर कंजर्व रह सके, इसलिए डाला जाता है मल्च कवर। या इसको अगर आप कहीं पर सर्च करेंगे तो दिस विल बी टर्म नोन एज सॉइल मल्चिंग, ठीक है। कवरिंग ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल बाय सम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सॉइल कॉम्पैक्शन, इन ऑर्डर टू कंजर्व द मॉइस्चर, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है सॉइल मल्चिंग, ठीक। माइक्रो क्लाइमेट बिकम्स मोर ड्राई। माइक्रो क्लाइमेट मैंने आपको बताया था क्या होता है कि कहीं लोकल जो क्लाइमेटिक होते हैं, वो जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस होता है, दैट इज नोन एज माइक्रो क्लाइमेट। ये ज्यादा ड्राई हो जाएगा एंड इज रेडिली इन्वेटेड बाय जीरोफाइटिक प्लांट। जीरोफाइटिक प्लांट्स मतलब इस तरीके के प्लांट्स जो कम पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज योर कैक्टस, ठीक है। एंड बरोइंग एनिमल्स, यहां पर भी बुक में आप करेक्शन कीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिखी गई है, वहां पर लिखा गया है बोरोइंग एनिमल्स। तो बोरोइंग एनिमल्स का कोई मतलब नहीं है, इट्स अ बरोइंग एनिमल्स। बरोइंग एनिमल्स मतलब इस तरीके के एनिमल्स जो बिल बना के रहते हैं, ठीक है, जैसे चूहा वगैरह है वो बिल बना के रहते हैं, दैट इज नोन एज बरोइंग एनिमल्स, ठीक। इसके बाद ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ह्यूमस कवर मिनरल सॉइल सरफेस इज हेविली ट्रैम्पल्ड। ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है वो जो सॉइल है वो दब जाती है, सॉइल का जो सरफेस है वो दब जाता है। एंड व्हेन वेट इट प्रोड्यूसेस पडलिंग ऑफ द सरफेस लेयर, ठीक है। पडलिंग का मतलब होता है कि जब हमारी मिट्टी अगर गीली है और उस पर अगर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हल वगैरह टाइप का चला रहे हैं, यानी कि मिट्टी को हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सॉइल पडलिंग, ठीक है। In turn, it reduces the infiltration of water into the soil and accelerates runoff, resulting in soft erosion. ठीक है, तो अगर हमारे पास ह्यूमस कवर वगैरह नहीं होगा तो इन चीजों का नुकसान होगा, सरफेस लेयर की पडलिंग होगी और उससे क्या है कि रन ऑफ जो है, रन ऑफ बढ़ेगा और सॉफ्ट इरोजन होगा और जो पानी की इन्फिल्ट्रेशन है वो कम हो जाएगी। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि पानी जो सरफेस लेयर से अंदर की तरफ को जा रहा है, और इन्फिल्ट्रेशन विल इवेंचुअली इंक्रीज योर ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है। जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है उसको बढ़ाएगा इन्फिल्ट्रेशन, और अगर इन्फिल्ट्रेशन कम हो रहा है तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल विल ऑल्सो डिक्रीज, इट विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। दीज चेंजेस कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो एंड द डिसरप्शन ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इट रिजल्ट्स इन अ ब्रेकडाउन ऑफ बायोलॉजिकल साइकिल्स ऑफ वाटर, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो इस तरीके के सारी चीजों में क्या होगा, नुकसान होगा, एनर्जी फ्लो को भी रिडक्शन होगा, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है उनको भी इससे नुकसान पहुंचेगा, और हमारी जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, जैसे कि वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में बात की थी, तो उनका भी ब्रेकडाउन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। वाटर एंड विंड इरोजन कंप्लीटली डिटोरिएट ड्राई ग्रासलैंड माइक्रोक्लाइमेट। वाटर इरोजन अगर हो रहा है, विंड इरोजन अगर हो रहा है, तो उससे भी क्या है कि जो वहां पर ड्राई ग्रासलैंड का जो माइक्रो क्लाइमेट है वो भी नुकसान उसको भी पहुंचेगा, ठीक है। फायर का क्या रोल है ये हम समझते हैं, और यहां पर आप देखने को मैं आपको बड़ा एक मैं कहूंगा कि आश्चर्य भी हो सकता है कि फायर एक तरीके से जो है वो फायदेमंद है ग्रासेस के लिए, ठीक है। किस तरीके से, देखिए, फायर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ ग्रासलैंड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस। अगर मान लीजिए कभी मॉइस्ट कंडीशंस हैं, यानी कि जहां पर नमी वगैरह ज्यादा है, फायर फेवर्स ग्रास ओवर ट्रीज, ठीक है। फायर जो है वो ग्रासेस को ज्यादा फेवर करती है ओवर ट्रीज, यानी कि ट्रीज जो है वो तो वहां पर जल जाएंगे लेकिन जो ग्रासेस वगैरह है वो उतनी ज्यादा उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। Whereas in dry conditions, fire is often necessary to maintain grasslands against the invasion of desert shrubs, ठीक है। ये जो डेजर्ट श्रब्स मतलब जो झाड़ियां वगैरह है, ठीक है, उनको आने से रोकने के लिए क्या है कि कभी कभी फायर जलाई जाती है, लाग जलाई जाती है। उससे क्या है कि घास को उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन अगर मॉइस्ट कंडीशन है तो ट्रीज को नुकसान पहुंचेगा, और अगर ड्राई कंडीशन है तो जो डेजर्ट श्रब्स वगैरह है उनको नुकसान पहुंचेगा, लेकिन ग्रासेस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। और बर्निंग ऑल्सो इंक्रीजेस द फोरेज यील्ड। फोरेज का मतलब वही है कि जो फॉडर वगैरह है उसकी जो पैदावार है, उसकी जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी आग लगाने से, ठीक है। तो आप ये चीज समझेंगे, और ये चीज आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम जैसे बात करते हैं फॉरेस्ट फायर की, ठीक है, हम लोगों ने फॉरेस्ट फायर के बारे में पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो अपनी ISFR की रिपोर्ट है वहां पर एक पूरा का पूरा चैप्टर है उसके अंदर फॉरेस्ट फायर को लेकर, और किस तरीके से उसकी मॉनिटरिंग वगैरह करनी जरूरी है, उसकी फॉरेस्ट फायर की फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या है,
ठीक है, कि एक्सट्रीम होता है कि कितने टाइम में अगर आग लग रही है, ये सब चीजें हमने वहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। और अपने आप में अगर आप लोगों ने न्यूज वगैरह देखी हो तो ये आपने देखा है कि गर्मियों के समय में जब समर सीजन होता है, बारिश होने से पहले, तो फॉरेस्ट फायर एक मेजर कंसर्न है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप इस बात को समझिए कि अगर ग्रासलैंड में अगर फायर है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अनरेगुलेटेड नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर रेगुलेटेड फॉर्म में अगर फायर है ऑन दी ग्रासलैंड तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं क्या है, फायदेमंद है, ठीक है। वो उसको किस तरीके से बचाएगी कि वहां पर इन्वेजन ऑफ डेजर्ट श्रब्स, यानी कि जो बाहर से आने वाली झाड़ है जो, या झाड़ियां हैं, वो नहीं होंगी। और दूसरा चीज क्या है कि जो फॉडर है या जो फोरेज है उसकी जो यील्ड है, जो पैदावार है, वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज इसको इतना ही रखते हैं। इसमें हमारा एक पार्ट आप कह सकते हैं कि चैप्टर का और बचा हुआ है, दैट इज अबाउट द डेजर्ट इकोसिस्टम और डेजर्टिफिकेशन को लेकर, ठीक है। आईएसएफआर का थोड़ा सा यहां पर लास्ट में एक पार्ट दिया गया है, फॉरेस्ट रिपोर्ट करके 2017 की आप लोगों की बुक में, आई थिंक, ठीक है, या लेटेस्ट एडिशन में अगर वो 2019 हो गई होगी तो मुझे वैसे लगता नहीं है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आईएसएफआर को लेकर हम लोगों ने पूरी की पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज जो है, दैट इज आईएसएफआर, ठीक है, आईएसएफआर दैट इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है, उसको हमने 10 वीडियोस में पूरा का पूरा डिटेल चैप्टर वाइज, ठीक है, 10 वीडियोस में उसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है, और वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है। और उसमें जो डेटा वगैरह आप लोगों को दिया गया है वो काफी सिंपल फॉर्म में दिया गया है, और इस तरीके से दिया गया है कि जो आप लोगों के एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये बाइनियल रिपोर्ट है, मतलब 2 साल में एक बार पब्लिश होती है। तो 17 में जो आपका बुक में दिया गया है, उसके बाद 19 में पब्लिश हुई है, और अगली पब्लिश होगी ये 2021 में। तो ये रिपोर्ट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये आने वाला जो 2020 का एग्जाम है उसमें भी इससे क्वेश्चन आएंगे, और जो अगले साल 2021 का एग्जाम होगा उससे भी इसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दोनों साल में इसमें क्वेश्चन जरूर आएंगे। आईएसएफआर की रिपोर्ट से हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर। तो आप लोग इस रिपोर्ट को जाके देख सकते हैं। 10 वीडियोस का मतलब लगभग आप एवरेज वही मान के चलें कि 5 घंटे के आसपास का कंटेंट है, और वहां पर आपको जो है इस पूरे के पूरे वीडियो जो हमने बनाए हैं, जो रिपोर्ट हमने कवर की है, हालांकि 250 पन्ने के आसपास की रिपोर्ट है जो इसका वॉल्यूम 1 है वो, ठीक है। वॉल्यूम 1 ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है, 2 पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, 250 पन्ने के आसपास है। और हमने आपको ये 10 वीडियोस में समझाया भी है, और साथ ही हम लोग आपको इसकी एक समरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। समरी भी हमने आप लोगों को इसकी प्रोवाइड करी हुई है, जो लगभग 50 पन्ने के आसपास की है, ठीक है। अगर आप वो वीडियोस देख लेते हैं, ये समरी आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि जो आईएसएफआर के रिपोर्ट है वो आपको बिल्कुल अच्छे से फॉरेस्ट संबंधी जो भी बातें हैं वो समझ में आ जाएंगी। और साथ ही साथ आपका जो भी मतलब एग्जाम में जो भी यहां पर अगर कोई एनवायरनमेंट में कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर स्पेसिफिकली इस रिपोर्ट से ही कोई क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 20 के एग्जाम में, 21 के एग्जाम में, तो वो भी आप वहां से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और जितने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पर ये रिपोर्ट कवर की गई है, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको ये ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। आप लोग जाके एक बार खुद उस रिपोर्ट को पढ़िएगा, जो वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, और एक बार आप खुद उनका देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो प्लीज इसको करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर आप उसको जाके देखते हैं तो आप अपने जो फीडबैक वगैरह है, जो सजेशंस वगैरह है, वो वहां पर बताइएगा कि आपको किस तरीके की रिपोर्ट लगी, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। और अगर आपको कोई कंटेंट रिलेटेड कोई बात पूछनी है, ठीक है, कोई भी आपको कंटेंट रिलेटेड क्वेरी है, तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग पूछ सकते हैं। दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी के नाम से जो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। बाकी अपने कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हैं, अपने फीडबैक वगैरह जरूर दे सकते हैं। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल को तो यूज करना ही है, इंस्टाग्राम हैंडल, लिंक्डइन, आप कहीं पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और कोई भी डाउट वगैरह है आप तो हमसे वहां पर कहीं पर भी अपनी बातें पूछ के क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी अगर आप पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो उसके लिए आपके पास हमारी ईमेल आईडी भी है, दैट इज support@okul.co। ये ओकुल हेल्प डेस्क की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, वहां पर भी आप लोग बात कर सकते हैं। और अगर इसका जो फुल कोर्स आप लोग परचेस करना चाहें तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप लोगों को फुल कोर्स मिल रहा है। वहां पर आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस और नोट्स जो है वो मिलेंगे। साथ साथ क्विज भी आप लोगों को कुछ टाइम बाद अपडेट कर दिए जाएंगे। और सबसे बड़े फायदे की बात, या मैं कहूंगा एक यूनिक फीचर जो हमारे कोर्सेज का है, वैलिडिटी रखी गई है कोर्सेज की 5 साल, ठीक है। यानी कि आज आप एक बार कोर्स परचेस करते हैं तो 5 साल तक आपके पास वो वीडियोस, नोट्स वगैरह आप लोगों को अवेलेबल रहेंगे। आप जब चाहें वो कोर्सेज वगैरह वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है।
बाकी कोर्सेज परचेस करने के टाइम पर अगर आपको कोई टेक्निकल क्वेरी आप फेस करते हैं, ठीक है, तो आप एक व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हैं। दैट इज 9498086380, ठीक है। हालांकि आप लोग मेल वगैरह भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हैं अगर कोई भी इशू होता है, नहीं तो आप इस नंबर पर भी जो है व्हाट्सएप के जरिए अपना जवाब बता सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ है, जो भी आप इशू फेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ ओकुल का जो वेब ऐप है उसको भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वो रहेगा कि कोई भी नोटिफिकेशंस हमारी तरफ से अगर होंगी तो हम आप लोगों को देंगे। क्योंकि जैसे जैसे अभी तो क्या है कि सिर्फ यूट्यूब पे ज़्यादातर वीडियोस जाते हैं, तो आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आता है अगर आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस किया हुआ है तो, ठीक है। अगर वो नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिएगा। लेकिन हम अपनी तरफ से अगर कोई भी, जैसे कोर्सेज वगैरह काफ़ी सारे हो रहे हैं, तो कोर्सेज में अगर कोई भी चीज़ का अपडेशन होता है या कभी मान लीजिए कोर्स का अगर प्राइस वगैरह बढ़ने वाला होता है, तो उन चीज़ों को लेकर हम आप लोगों को नोटिफाई कर सकते हैं इस वेब ऐप के थ्रू। आप इसको जो है जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो बहुत ही सिंपल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।